बेटा शहद लेकर आओ, कोई सोने के चम्मच में मधु लेकर आओ, अरे कोई चीनी का पानी लेकर आओ जल्दी। 25 साल पहले उस दिन जो 3 बच्चे पैदा हुए थे, आज हर किसी की उम्र 30 साल है। अरे नहीं, ये सब कर्म का फल है। लेकिन मैं भी तो काम कर रहा हूँ, तो मेरे पास पैसे क्यों नहीं है? जिसकी किस्मत जैसी, वरना एक ही दिन में, एक ही समय में, एक ही लग्न में महाजन का जन्म हुआ, लेकिन वो महाजन बन गया और तू बढ़ई। ये कर्म का फल नहीं है तो और क्या है? पिताजी की बात सुनकर करण एक पल भी वहाँ नहीं रुकता है, निकल जाता है महाजन के घर जाने के लिए। महाजन उस वक्त सूद का हिसाब करने में व्यस्त थे। अचानक करण का चंडाल मूरत देखकर महाजन हक्के बक्के रह गए। क्या बात है, अचानक क्यों आए हो? आज इस पार या उस पार करके ही दम लूंगा। 13 बैसाख सन 1200 में सुबह 6 बजे तुम्हारा जन्म हुआ, सही कहा ना? हाँ। तो फिर तुम क्यों पैसों के पहाड़ में बैठे रहोगे? हाँ? और मैं क्यों सारा दिन इतनी तकलीफ से लकड़ियाँ काट कर उधारी लेकर घर चलाऊंगा, बताओ? वाह 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 वाह, बहुत अच्छी बात है, तुमने मेरे दिल की बात कह दी। मैं भी सोच रहा था क्या राजा के पास जाऊं। हाँ? लेकिन राजा के पास क्यों? राजा का और मेरा एक ही दिन में, एक ही समय में, एक ही मुहूर्त में जन्म हुआ है। मैं क्यों खामखा बैठे बैठे सूद और असल का हिसाब करते करते जिंदगी गुजारूं? मैं क्यों ना राजा बनकर देश को चलाऊं? हाँ, बिल्कुल सही, तुम्हें भी तो राजा बनकर देश चलाना चाहिए ना? ठीक है, तो फिर चलो। राजा ने सब कुछ सुनकर बोला, हाँ सही, हम तीनों का जन्मदिन, समय और लग्न एक ही है। अब आप ही फैसला कीजिए महाराज। लेकिन मैं तो तुम्हारे जैसे लकड़ियाँ नहीं काट सकता ना। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं। कैसा काम? हम तीनों भेष बदल कर किसी दूसरे राज्य में चले जाते हैं। हम लोग साधारण लोगों की तरह घूमकर अपनी अपनी किस्मत परख कर देखते हैं। ठीक है। बस जैसा कहा वैसा ही किया। तीनों ही साधारण लोगों का बेस लेकर निकल पड़ते हैं। चलते चलते वो लोग जा पहुंचते हैं जंगल के कोने में एक जले हुए मंदिर में। तो आज रात हम इसी मंदिर में गुजार लेते हैं, पर जीवन यात्रा का भार एक एक दिन एक एक को लेना होगा। अज्ञात और अनजानी जगहों पर दिमाग और शरीर का बल इकट्ठा करके जिंदा रहने के अंदर से प्रमाणित होगा किस्मत या फिर कर्म का फल। ठीक है, तो कल मेरी बारी है। कल कमाकर मैं तुम लोगों को खिलाऊंगा। परसों कमाकर लाऊंगा मैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद मैं। हाँ, हम राजी हैं। वो तीनों मंदिर में चादर बिछाकर सो जाते हैं। सुबह होते ही करण निकल जाता है काम ढूंढने के लिए। लकड़ी काटनी है तो बताइए। सुनो बेटा, मेरे घर में ना कुछ पेड़ है, तुम छटाई कर दोगे क्या? हाँ, मैं तुम्हें पैसे दूंगी बेटा। जरूर कर दूंगा बूढ़ी अम्मा। ठीक है, तो फिर चलो मेरे घर। उससे जितनी भी लकड़ी मिलेगी वो तुम बेच देना, वो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, चलिए। बस लकड़ियाँ काटकर और उसे बेचकर पैसे लेकर गुनगुन कर गाना गाते गाते वापस आता है करण। देखा तुम लोगों ने मेरी किस्मत, बस गया और पैसे कमाकर लेके आ गया। अच्छा। करण के कमाए हुए पैसों से वो लोग दाल, चावल और सब्जियां लेकर आते हैं। उसके बाद सूखी लकड़ियों से चूल्हा बनाकर उसमें खाना पकाकर खा लेते हैं। एक साथ खाना खाने बैठते हैं राजा, महाजन और लकड़ियां काटने वाला करण। खाना खाकर अच्छी नींद के लिए सो जाते हैं राजा और करण, पर महाजन की आंखों में नींद नहीं थी। सुबह होते ही मुझे पैसे कमाने के लिए निकलना होगा। मुझे तो कारोबार के हिसाब के अलावा कुछ नहीं आता। पता नहीं कल क्या होने वाला है।
सुबह होते ना होते हड़बड़ा कर उठकर बैठ जाते हैं महाजन। फिर निकल पड़ते हैं पैसे कमाने के लिए। रास्ते में एक सौदागर को देखा जो गधे की पीठ पर गेहूं की बोरी लेकर जा रहा था। महाजन उसके पास जाते हैं। प्रणाम भाई, तुम्हारी बोरी में क्या है? गेहूं है जी, अच्छा वाला गेहूं। कोई अगर पूरा का पूरा एक साथ लेता है तो मैं थोक के भाव से बेच दूंगा, सिर्फ 2000 रुपए में। हाय हाय, इस वक्त मैं महाजन नहीं हूँ। इतना क्या सोच रहे हैं? अगर अच्छी चीज लेनी है तो ज्यादा कीमत तो देनी पड़ती है भाई। हाँ, तो देखो जरा तुम्हारा गेहूं कैसा है? अच्छा है। क्यों भाई, गेहूं लाए हो क्या? हाँ जी, लाया तो था लेकिन सब बिक गया है। ये रहे, इन्होंने खरीद लिया। ओहो, जरा देखो तो कैसा गेहूं है। वाह, ये तो बहुत अच्छा गेहूं है। अगर ले पाता तो अच्छा होता। महाजन मुखिया को कोने में ले जाकर कहता है, देखिए, आप अगर 2500 रुपए देते हैं तो मैं ये गेहूं आपके लिए छोड़ सकता हूँ। ठीक है, ले लीजिए 2500। उसके बाद महाजन उसमें से 500 रुपए अपनी झोली में रखकर बाकी 2000 रुपए सौदागर को देकर खुशी से मंदिर में वापस आ जाते हैं। उस रुपए से उस दिन भी अच्छी तरह से तीनों का दिन गुजर जाता है। अब राजा की बारी। कारण काफी शक्तिशाली है, उसे लकड़ियां काटना तो आता है। महाजन के पास तेज दिमाग है, लेकिन मेरा काम तो मंत्री, सेनापति और दास दासियों से सारा काम हो जाता है। सारा काम तो वही लोग करते हैं, मुझे तो कुछ करना ही नहीं पड़ता। तो फिर मैं पैसे कैसे कमाऊंगा? वैद्य जी, क्या हुआ? हाय हाय हमारे महाराज। राज सिंहासन अगर खाली रहा तो किसी भी वक्त विदेशी शत्रु हम पर हमला कर देंगे। ना है रानी और ना ही कोई संतान। अब मैं क्या करूं? हाँ, कुछ भी करके एक राजा को यहाँ ढूंढ कर लाना होगा। कल सुबह सुबह द्वार खोलते ही जो भी पहले नजर आएंगे वही बनेंगे राजा। इधर सुबह होते ही महाराज निकल चुके थे। चलते चलते एक राज फाटक के सामने आकर रुक जाते हैं और दिल ही दिल में सोचते हैं, लगता है मैं किसी और राज्य में आ गया हूँ। इस राज्य के राजा के पास ही मुझे हाथ फैलाना होगा। गरीब ब्राह्मण सोचकर अगर राजा कुछ दान कर दे तो। लेकिन फाटक को बंद देखकर महाराज सामने ही एक वट वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं। बस मंत्री ने जैसे ही मुख्य फाटक खोला, उनकी नजर पड़ी महाराज पर। राज पंडित, पात्र, मित्र, मंत्री, सेनापति सब दौड़ कर आए और राज्य के नए राजा की आरती उतार कर अंदर ले गए। हमारे राज्य के नए राजा की जय हो, जय हो, जय हो। सिंहासन पर बैठते ही महाराजा ने प्यादों से कहकर अपने उन 2 साथियों को मंदिर से बुलवा लिया। आओ आओ मेरे दोस्तों, आओ। सच में महाराज, आज समझ आया कि एक ही समय एक ही लग्न पर जन्म लेने पर भी किस्मत एक सी नहीं होती। और इसीलिए मैं वापस गांव लौट जाऊंगा और फिर से लकड़ियां काटूंगा। नहीं दोस्त, अब से तुम्हें और लकड़ियां काटने की जरूरत नहीं। आज से मेरे पुराने राज्य के जमीन जायदाद की देखभाल करोगे तुम, खेती बाड़ी करोगे तुम। लेकिन मेरे दोस्त के प्रति एक राजा का हुक्म है। आप हुक्म करें तो मैं अपने राज्य में लौट जाऊंगा महाराज। ऐसा कैसे हो सकता है दोस्त? आज से तुम्हें मेरे इस नए राज्य का राजकोष संभालना होगा। मैं दोनों राज्य एक साथ नहीं संभाल पाऊंगा ना। ठीक है, जब दोस्त का हुक्म है तो सर आंखों पर। और फिर
राजा सिंहासन से उतर आते हैं और दोनों दोस्तों को दोनों हाथों से पकड़कर गले लगा लेते हैं।